प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हम अमन की आशा के तहत जो पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट से का एक डेलीगेशन भारत जा रहा है और वहाँ इंडिया में भारत में जो कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज़ मार्केट है उनके डेलीगेशन से उनके ऑफिशियल से मुलाकात होगी और कोऑपरेशन दोनों मुल्कों के दरमियान इस फाइनेंशियल सेक्टर में कैसे हो सकता है इससे बातचीत होगी। उस पर हम बात कर रहे हैं और अब हमको फ़ोन पे ज्वाइन कर रहे हैं मुंबई से जोसेफ मैसी साहब, जो चेयरमैन हैं साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ एक्सचेंजेस के। मिस्टर मैसी, थैंक यू वेरी मच, आपको हम वेलकम करते हैं। ये बताइए कि ये जो पाकिस्तानी डेलीगेशन का विज़िट है ये एक बड़े ऐसे टाइम पे हो रहा है कि जब पॉलिटिकली भी दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात कुछ बेहतर हो रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इस विज़िट से जो फाइनेंशियल सेक्टर है दोनों मुल्कों का उसमें कोऑपरेशन कितनी बढ़ सकती है? देखिए, हम लोग कोऑपरेशन सदा से चाहते हैं और मेरे ख्याल से सेफ ने काफी कोशिश करी है और काफी 10 साल से सेफ की कोशिश रही है कि इस सार्क रीजन में हम लोग कोऑपरेशन को बढ़ाएं। तो मैं समझता हूं हर मीटिंग हमारे लिए बहुत जरूरी होती है और ये जो डेलीगेशन आ रहा है पाकिस्तानी डेलीगेशन बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेटिव डेलीगेशन है और भारत के लोग भी बहुत उत्सुक हैं उनसे मिलने के लिए और विचार विमर्श करने के लिए कि हम किस तरीके से एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे के साथ सीखने को अगर हमें कुछ मिलता है तो सीखें, क्योंकि हमारे आपस में ही हमारी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग कर सकते हैं जिससे हमारे ताल्लुकात भी बढ़ेंगे और उसके साथ साथ दोनों इकोनॉमीज में जो कमर्शियल रिलेशनशिप अच्छा होना है वो होगा। वो एक फाउंडेशन अगर बन जाए तो बाकी सारे रिलेशनशिप अपने आप अच्छे होते रहेंगे। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि इस ट्रिप में क्या ऐसी बातें हो सकती हैं जिनसे ये जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ सकता है, क्योंकि हमको मालूम है कि चैलेंजेस बहुत हैं दोनों साइड पे, तो आप क्या समझते हैं कि इस विजिट से ये प्रोसेस कितना आगे बढ़ सकता है? देखिए, ये जो डेलीगेशन आएगा, पहले तो मैंने जैसे बताया कि बहुत अच्छा कॉम्पोजिट डेलीगेशन है। इसी तरीके का डेलीगेशन यहाँ बॉम्बे में उनसे मिलने वाला है, तो सेबी के लोग उनसे मिलेंगे, सारे कैपिटल मार्केट के जितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरीज, ब्रोकर मेंबर्स, बैंक्स, वो उनसे मिलने वाले हैं। तो अभी विचार विमर्श होगा। हम लोग काफी ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो सेफ की बॉडी ने काफी समय से सोच करके रखे हैं कि हमें करना चाहिए इस रीजन में, और क्योंकि ये दोनों मुल्क इंडिया और पाकिस्तान को पहल करनी पड़ेगी क्योंकि ये दोनों बड़ी इकोनॉमीज हैं इस रीजन में, तो मैं सोचता हूँ कि जिस लेवल पे इस बार डेलीगेशन मिल रहा है सीनियर लोगों को, हम लोग अभी एक मिड टर्म का प्लान बना सकते हैं कि हमें अगले 2 या 3 साल में क्या क्या चीजें अचीव करनी है। ठीक है, और आप समझते हैं कि इस पाकिस्तानी डेलीगेशन के इस विजिट के बाद एक इंडिया से भी डेलीगेशन जल्द ही पाकिस्तान भी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। पहले हम एक डेलीगेशन आ चुका है, सेफ की मीटिंग पाकिस्तान में जब हुई थी, और इसमें कोई दो राह नहीं है कि अगली मीटिंग हम लोग पाकिस्तान में कर सकते हैं और वहां जाकर के मिलेंगे इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, और आप क्या समझते हैं कि करंटली दोनों मुल्कों के फाइनेंशियल सेक्टर में कोऑपरेशन में कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिन पे बात हो सकती है, उनको एड्रेस करने की जरूरत होगी? देखिए, एक चैलेंज जो सबसे बड़ा है जो पूरी दुनिया में इस वक्त है वो है करेंसी का, कि करेंसी बहुत वोलेटाइल हो गई है क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशंस ग्लोबल मार्केट के बहुत वोलेटाइल हैं। तो उस बारे पे सलाह मशवरा हो सकता है कि किस तरीके से बैंकिंग रेगुलेशन और कैपिटल मार्केट रेगुलेशन को स्ट्रीमलाइन किया जाए, किस तरीके से इंफॉर्मेशन शेयर करी जाए, किस तरीके से एक दूसरों की रिस्क के बारे में विचार विमर्श हो कि जिन चीजों को हम बेहतर समझते हैं हम आप लोगों को बता सकें और जिस चीजों को आप लोग बेहतर समझते हैं उन चीजों को हम सीख सकें। तो इस तरीके के विचार विमर्श हो सकते हैं। ठीक है, और आप क्या समझते हैं कि दोनों मुल्कों में अगर हम क्रॉस बॉर्डर लिस्टिंग की बात करें तो ये इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, और आप क्या समझते हैं कि अगर हम सारी जो इस वक्त हालात हैं उनको मद्देनज़र रखें तो कितने अरसे में आप समझते हैं कि ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है? देखिए, मैं बहुत ऑप्टिमिस्ट हूँ पर्सनली, और 2 हैसियत से, अपनी पर्सनल हैसियत से, प्रोफेशनल हैसियत से और सेफ की हैसियत से ये कह सकता हूँ कि हमें ये जरूर टारगेट करना चाहिए और दोनों मुल्कों के जो भी रेगुलेटर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनके साथ बात करके कि हमने म्यूचुअल फंड के बारे में सोचा था कि किस तरीके से ऐसा एक म्यूचुअल फंड की स्कीम आ सके जो कि दोनों कंट्रीज में इन्वेस्ट करे। आज की तारीख में ऐसी स्कीम्स हैं जो पैसा यहाँ पे जमा करके ग्लोबल रिस्क को कवर करके और ग्लोबल रिटर्न का फायदा दे सकती है इन्वेस्टर्स को। तो हमें अपने मुल्कों के बीच में भी ऐसी स्कीम शुरू कर सकते हैं। और जहां तक क्रॉस लिस्टिंग का है, मैं समझता हूं कि
फॉरेन करेंसी जो हम लोगों का जो कन्वर्टिबिलिटी का जो लॉ है, इस लॉ के बारे में थोड़ा हमें विचार विमर्श करना पड़ेगा, जो कि दोनों सेंट्रल बैंकों को डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन एक्सचेंजेस और जो एक्सचेंजेस के पार्टिसिपेंट्स हैं, ये लोग बहुत खुश होंगे अगर हमारे यहाँ की कंपनी वहां लिस्ट हो सके और पाकिस्तान की कंपनी यहाँ लिस्ट हो सके। तो इंडस्ट्री तैयार है। हमें रेगुलेटरी चैलेंजेस देखने कि क्या क्या ऐसे रेगुलेटरी चैलेंजेस हैं जिनके बारे में हम सोल्यूशन दे सके रेगुलेटर्स को, उनको कंफर्ट दे सके, ताकि ये चीज एक मिड टर्म में हो सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जोसेफ मैसी, आपने वक्त निकाला और हमसे बात की। जोसेफ मैसी जो चेयरमैन है साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ एक्सचेंजेस की, उनसे हमारी बात हो रही थी। मुनीर साहब, जो बातें जोसेफ साहब ने की हैं, आप समझते हैं कि जो चैलेंजेस उन्होंने आउटलाइन किए हैं वो बाकी रियल चैलेंजेस हैं, और वो जितने ऑप्टिमिस्ट हैं, क्या हम भी इतने ही ऑप्टिमिस्ट हैं? नहीं, मैं ज़ाती हैसियत में तो मैंने पहले भी आपसे ये कहा कि ये जो क्रॉस लिस्टिंग वगैरह की बात हो रही है, इसमें तो कुछ शक शुबे की गुंजाइश ही नहीं, कि तो हमें कर देना चाहिए। अगर पाकिस्तानी कंपनी को लिस्ट करना चाहती है और वो अलाउ करते हैं, बाय द वे असल चैलेंज जो उन्होंने बताया वो ये नहीं है कि अब पाकिस्तानी कंपनी और एन इंडियन कंपनी और पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज और एन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, इनका ये तो इट्स गिवन कि भाई तो अपॉर्चुनिटी है। ये चैलेंज जो इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि अब रेगुलेटरी इसको कैसे इंटरफेस करके इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नॉट एन ईजी थिंग, लेट्स नॉट underestimate the challenges that we are facing right now, and that's exactly what he was saying, और बिल्कुल ठीक कह रहे थे। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है वो बड़ा क्लियर है। क्रॉस लिस्टिंग होनी चाहिए। क्या जो 2 मिनट के लिए आप भारत का फ़ायदा को छोड़ दें, क्या पाकिस्तान का फ़ायदा है उसमें? बिल्कुल फ़ायदा है इसमें, तो मतलब इट्स नाइदर है। इन्वेस्टर के लिए अगर आपको इन एडिशन टू जो हमारी कंपनीज लिस्टेड हैं, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ एक रिलायंस आके लिस्ट कर जाती है, तो मैं और आप एज एन इन्वेस्टर हमें तो एक और ऑप्शन मिल गया ना। बिल्कुल। सो इसमें क्या कबाहत है भाई? ठीक है, तो आप क्या समझते हैं, क्योंकि इस ट्रिप में सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के भी जो ऑफिशियल्स शामिल हैं, तो आप क्या समझते हैं कि दोनों जो मुल्कों की रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनमें कोऑर्डिनेशन में जो चैलेंजेस हैं वो इस ट्रिप में एड्रेस हो सकते हैं, और ये एक पहला स्टेप होगा, फिर उस पर आप लोग प्रेशर रख सकते हैं जीएसपी के चीज़ पे करें? द गुड न्यूज़ इज़ कि ये कोई पहला इंटरफेस नहीं है इनका। हाँ, इन डेलीगेशन विद देयर इज प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व ऑल्सो। ये पहला ट्रिप है कि SECP आ रहा है, और वहाँ से भी जैसे उन्होंने कहा जोसेफ साहब ने कि उनकी तरफ से भी उनकी जो रेगुलेटर्स हैं, SEBI या जो भी कहलाते हैं, और प्राइवेट सेक्टर के सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो मिल के एक साथ बैठ रहे हैं। दैट इज़ वाई द ऑप्टिमिज्म इज़ हाई दिस टाइम। व्हेन यू सिट along with your regulators, chances of moving next step in the right direction are much more. That's the optimism इसलिए ज़्यादा है। Don't expect any immediate breakthrough. Don't expect specific breakthroughs after this. For example, trade side पे ये आपको बताएंगे non-trade barrier, वो trade barriers जो हैं हमारे, उनको बड़ा sort out करना है अभी। हमारा businessman समझते हैं इंडिया में बहुत ज़्यादा वो हैं। So, but the fact that the regulators from both sides, along with the private sector stakeholders, business stakeholders, are meeting together is a huge, huge plus and the step in the right direction. और अमीन साहब, जैसे कि जोसेफ साहब ने कहा कि इस ट्रिप के बाद इंडियन डेलीगेशन भी पाकिस्तान आ सकता है, तो उस पर भी फिर आप आई एम श्योर कि काम पहले ही कर रहे होंगे, और ये गिवन होगा कि जी अगर हम जा रहे हैं तो फिर इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए इंडियन डेलीगेशन भी विजिट करें। हम फरवरी में वी आर लुकिंग अंडर मन की आशा टू डू एन इकोनॉमिक समिट, and उधर से we'll be expecting a lot of Indian businessmen to come to Pakistan, and तो ये occasion होते हैं the various stakeholders को business के network कराना, to talk about the Pakistan economy, क्या क्या opportunities है, and we see these as very good opportunities। लेकिन ये सारे process में I think हमारे अपना जो expectation है ना उसको manage करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम समझते हैं कभी एक गवर्नमेंट मीटिंग होती है सारे प्रॉब्लम हल हो जाएंगे, या कोई बिजनेसमैन मिले तो $100 मिलियन का ट्रेड, ऐसा नहीं होता है। इसमें ये बड़ा 60 साल का हमारा बैगेज है, बहुत सारी रुकावटें हैं, और इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम मिलते रहें, उसको आहिस्ते आहिस्ते उसको हम हल करते जाएं, एक दूसरे के बारे में बेहतर समझने की कोशिश करें, वो भी हमारे मौक़िफ़ समझे, एंड देन अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई हो, फिर उसके बाद पुश करते जाएं एंड देन होगा। तो इसमें जब जो बिजनेसमैन जो यहाँ से जाते हैं या वहाँ से आते हैं, वो नहीं है कि हम बहुत पैसे कमाने जा रहे हैं, हम सिर्फ कर रहे हैं वो अपने मुल्क की खातिर कर रहे हैं, हम अपने मुल्क की खातिर कर रहे हैं कि भी हाउ टू इम्प्रूव उनकी भी हालत, हमारी भी हालत
कैसा बेहतर हो सके फॉर आवर कॉमन पीपल. सो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बिजनेसमैन इन हिज कैपेसिटी एज ए सिविल सोसाइटी, एज ए पाकिस्तानी हम जा रहे हैं टू सी कि हमारे मुल्क के इंटरेस्ट में क्या ये है, एंड इट हाउ वी कैन कम अप विद विन-विन सिचुएशंस. ठीक है अमीर साहब, एक सवाल आखिरी और कि आपने फ़ायदे की बात की थी, तो जाहिर है कि इसमें जो लोग इस फील्ड में हैं वो तो समझते हैं कि क्या फ़ायदा हो सकते हैं, बट एक आम आदमी को आप कैसे समझाएंगे कि इस कोऑपरेशन से क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए बात यह है कि अगर हमारी फॉर एग्जांपल ट्रेड बढ़ती है, जो हमारा कंज्यूमर है उसके पास ऑप्शन बढ़ जाते हैं ना, वहाँ से इंडिया से चीज़ें आ जाएंगी, चाहे वो पान है या छालिया है या कोई गाड़ी है या कोई इंजीनियरिंग गुड्स हैं. अब मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे दूँ. लेट्स से एक कंपनी में आप मैन्युफैक्चरिंग आप कैपेबिलिटी जर्मनी से मंगा रहे हैं, वही आपको इंडिया में मुयस्सर है. तो अगर आप इंडिया से लेते हैं जिसमें जो शिपमेंट टाइम है वो को 1/4 हो जाए और प्राइस आधी हो, तो इससे हमें क्या सरोकार के इंडिया वाले ने कितना पैसा बनाया, भाई हमारी कंपनी को तो यहाँ फ़ायदा हो गया ना. सो हर सिचुएशन में ये नहीं है कि इंडिया जीता या पाकिस्तान जीता, दे कुड बी अ विन विन फॉर बोथ द साइड्स. सो इसमें तो कुछ शक व शुबे की गुंजाइश है ही नहीं कि काफ़ी चीज़ों में, जैसे ये मैंने एग्जांपल दिया भी, आपने वो जर्मनी वाले का नुकसान हुआ ना, आपने यहाँ से मंगाया, आप बजाय कि जर्मनी से शिपमेंट चली आ रही है, यहाँ से 15 दिन में आ गई, और प्राइस अगर उसकी कम है तो इंडिया को तो फ़ायदा हुआ, उसको एक ऑर्डर ज़्यादा मिल गया. लेकिन गैस व्हाट, पाकिस्तान की कंपनी को फ़ायदा हुआ, प्राइस भी कम हुई, शिपमेंट टाइम भी कम हुआ. सो इस किस्म की चीज़ों को जहन में रखें तो बहुत फ़ायदा है. फाइनेंशियल सेक्टर की कोई एग्जांपल्स अगर आप दे सकें? फाइनेंशियल सेक्टर में देखें, कैपिटल मार्केट इंटीग्रेशन इज़ वन. ये जो इन्होंने बात की थी कि एक फंड बनाने की विद अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव टू इन्वेस्ट लेट्स से एनर्जी कंपनीज इन पाकिस्तान एंड इंडिया, इट्स अ मैसिव अपसाइड जो आप कर सकते हैं. दोनों तरफ के आप सोर्सेज उसको एक फ़ंड बना सकते हैं, बहुत बड़ा फंड बन सकता है. बैंक्स में टाइम लगता है बिकॉज बैंक्स जाएगा, 2 ब्रांचें होंगी, लेकिन कम से कम ये जो इंटर पाकिस्तान इंडिया ट्रेड हो रहा है वो संभाल सकते हैं, बजाय कि आप तीसरे किसी के कंट्री के बैंक पे रिलाई करें. करना पड़ेगा अगर आपके 2 बैंक्स नहीं है मौजूद तो. लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर इंटीग्रेशन ज़रा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन ज़रूरी बहुत है. यूरोप ने दिखाया, उन्होंने करके दिखाया. साउथ ईस्ट एशिया ने दिखाया, उन्होंने करके दिखाया. उसके साउथ ईस्ट एशिया, ओके लेट मी पुट फाइनल वर्ड, साउथ ईस्ट एशिया में अगर फाइनेंशियल सेक्टर, कैपिटल मार्केट और रीजनल ट्रेड ना हो रही होती तो सिंगापुर का पर कैपिटा इनकम 30-35 जो नज़र आ रहा है वो ये नहीं होता. डॉलर्स में सवाल ही नहीं पैदा होता, शायद इसका आधा होता. ठीक है अमीन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त कलर प्रोग्राम में शिरकत की, और अमीन साहब आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया. पाकिस्तान के फाइनेंशियल सेक्टर के वफ़द के दौरे भारत में हम बात कर रहे थे मीर कमाल, अमीन हाशवानी और जोसेफ मैसी से. यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद हम स्टॉक मार्केट का और फॉरेन करेंसी मार्केट का जायज़ा लेंगे. हमारे साथ रहिएगा. प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद. आज हम कराची स्टॉक एक्सचेंज में कुछ मंदी का रुझान देख रहे हैं, क्या वजह है ये हम जानेंगे. अपने नुमाइंदे तलकीन ज़ुबैरी से हमको फ़ोन पर ज्वाइन कर रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम तलकीन. वालेकुम सलाम. तलकीन, क्या वजह है कि आज मार्केट में हमको मंदी नज़र आ रही है? खासी मंदी जो है इस वक्त बाजार में नजर आ रही है. तकरीबन 150 पॉइंट की कमी नजर आ रही है. इंडेक्स में 11,300 की सतह के ऊपर इंडेक्स मौजूद है. कल जो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ था उसमें तवक्को ये की जा रही थी कि सर्दियों में जो फर्टिलाइजर प्लांट की बंदिश के हवाले से जो पहले फैसले हुए थे उसके ऊपर शायद कोई नजरसानी की जाएगी और उसके टाइम पीरियड को कम किया जाएगा, मगर ऐसा कोई फैसला देखने में नजर नहीं आया, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आज फर्टिलाइजर स्टॉक जो है वो अपने नीचे के लॉक के करीब है और इसी वजह से मार्केट में ज्यादा प्रेशर भी नजर आ रहा है. ठीक है, और हम कुछ दिनों से गैर मुल्की सरमायाकारों की तरफ से भी जो है वो सेलिंग का रुझान देख रहे हैं, तो उसकी कोई वजह? बिल्कुल शुजा, उसकी भी वजह यही बताई जा रही है, जिस तरह पाक अमेरिका तनाव जो है वो बढ़ रहा है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि पिछले हफ्ते से जो है मार्केट में फॉरेन सेलिंग आना शुरू हुई है. और कल भी जो है अगर देखा जाए तो तकरीबन $17 लाख मालियत के शेयर जो है वो फरोख्त किए बैरूनी सरमायाकारों ने. ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका. तलकीन ज़ुबैरी को स्टॉक मार्केट की अपडेट दे रहे थे. फॉरेन करेंसी मार्केट में क्या सूरत हाल है वो भी आपको बताते हैं. ओपन मार्केट में अगर अमेरिकी डॉलर की तरफ हम रुख करें तो 89.5 में बाइंग है और 89.30 में सेलिंग है. एक तकरीबन 10 पैसे का इजाफा देखा जा रहा है.
डॉलर की रेट में ओपन मार्केट में। पाउंड 138 में बाइंग है, 139 में सेलिंग है। यूरो 117.80 में बाइंग है, 118.80 में सेलिंग है। सऊदी रियाल 23.60 23.70, दिरहम 24.20 और 24.30 का रेट है। इसके अलावा कैनेडियन डॉलर की बाइंग ओपन मार्केट में 86 रुपये में है और ये बेचा जा रहा है 87 रुपये में। कतर रियाल 24.30 24.45, मलेशियन रिंगिट 27.70 और 28.30 और ऑस्ट्रेलियन डॉलर 90 रुपये में बाइंग है और 90.50 में सेलिंग है। आली मंडी में खाम तेल की कीमत का जायज़ा लिया जाए तो इस वक्त अमरीकी खाम तेल की कीमत में 19 सेंट्स का इजाफा है। ये $97.96 फी बैरल पे ट्रेड हो रहा है। नॉर्थ ब्रेंट 20 सेंट्स के इजाफे के साथ $107.46 फी बैरल पे और अरब खाम तेल की कीमत में 10 सेंट्स का इजाफा है। ये $109.63 फी बैरल पे ट्रेड हो रहा है। सोने की आलमी कीमत का जायज़ा लिया जाए तो मज़ीद कमी नज़र आ रही है। $7.40 की कमी के साथ सोना आली मंडी में $60.80 फ़ी आउंस पे ट्रेड हो रहा है। सोने की मकामी कीमत का जायज़ा लिया जाए तो कल हमने फ़ी तोला कीमत में 900 रुपये की कमी देखी और ये भाव रहा 56,500 रुपये और 10 ग्राम सोने के भाव में 772 रुपये की कमी देखी गई और ये भाव रहा 48,428 रुपये। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम ख़त्म करेंगे। आप अपनी आराम से गुजर आगा कीजिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है 1 से 2 @jio.tv। कल तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।